हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। पिछले वीक जो बोला था कि मार्केट कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक मार्केट आउटलुक कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज लग रही है, कौन से स्टॉक्स परफॉर्मिंग लग रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस आज करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछले वीक टेक्निकल एरर की वजह से जो भी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो हम तक नहीं पहुंचे थे। सो अभी जिनके भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग डिटेल एनालिसिस के बाद हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी में पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि जैसे ही ये 400 का लेवल क्रॉस करेगा तो निफ्टी ट्राई करेगा कि यहाँ पे 650 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका या जो गैप है उसको टेस्ट करने का निफ्टी 100% वो ट्राई करेगा, और जो उसने इस हफ्ते किया। ये गैप को जब उसने ये फील किया फिर वहां पे ही ये कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। उसके ऊपर का क्लोजिंग हमें नहीं मिल रहा है, मतलब 650 660 का ये जो लेवल है उसके ऊपर का निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आ रहा है। सो जो पिछले हफ्ते का जो व्यू था एग्जैक्टली 100% उस हिसाब से निफ्टी ने उसे रिएक्ट भी किया है, परफॉर्म भी किया है। सिमिलर टू बैंक निफ्टी, जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस हफ्ते निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, और इस हफ्ते पिछले 2-3 सेशंस में जो रिलायंस में जो तेजी आई है उसकी वजह से निफ्टी का लेवल काफी हद तक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम लोग स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स में करेक्शन भी हमें देखने को मिला है, लेकिन रिलायंस का ये जो स्टॉक्स है वो पिछले 2 दिन में जो तेजी आई है, जो 150-200 पॉइंट में जो तेजी आई है उसकी वजह से निफ्टी का वैल्यू जो है वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन है, और बैंक निफ्टी में हल्की सी गिरावट हमें इस हफ्ते देखने को मिली है। सो अब नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में ये लग रहा है कि निफ्टी में अभी वापस से हमें कॉशियस रहना है, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ रिलायंस की वजह से निफ्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन अदरवाइज बाकी कोई भी सेक्टर्स उसे उतनी जान नहीं लग रही है। सो निफ्टी में हमें शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है 16,400, अगर ये 16,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में वापस से न्यूट्रल हो जाना पड़ेगा, या तेजी में से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, हम लोग एग्रेसिवली नहीं करेंगे। जो लेवल उसने क्रॉस किया है इस हफ्ते 16,400 का, अगर वो लेवल अगर नेक्स्ट वीक अगर ब्रेक होता है तो हम लोग वापस से कॉशियस मोड में आ जाएंगे। उसके क्या रीजंस है वो मैं लाइन चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूं। इवन बैंक निफ्टी में भी डिटेल में बताता हूं कि बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट क्या है, और किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। सो निफ्टी में व्यू बहुत ही क्लियर है, जब तक 16,400 ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें लॉन्ग रहना है, लेकिन जब भी 16,400 अगर ब्रेक करेगा तो हम वापस से शॉर्ट टर्म में डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। अगर निफ्टी में लाइन चार्ट की अगर बात करेंगे तो लाइन चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है कि निफ्टी जब भी 16,500 के नीचे का जब भी क्लोजिंग आएगा तभी हमको एग्जिट कर देना है इसमें, क्योंकि लोअर हाइज लोअर बॉटम फॉर्मेशन अगर बनेगा तो इसमें वापस से हम लोग एक गिरावट देखेंगे। सो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट में अभी भी वन साइड रैली ना आए, मार्केट में वॉलाटिलिटी आ जाए, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करे, ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है।
सो निफ्टी में क्लियर है 16,400 16,500 ये एक जोन है कि जहां पे निफ्टी रुक सकता है। अगर वहां पे नहीं रुकता है और ब्रेक होता है तो हमें वहां पे एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट हम जाएंगे बैंक निफ्टी की ओर। सो बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर देता हूं। तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लाइन चार्ट के ऊपर लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक हो चुका है इस हफ्ते। तो जब तक बैंक निफ्टी 36,000 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जब भी वो 36,000 का लेवल बैंक निफ्टी जब भी क्रॉस करेगा उस टाइम हम लोग बैंकिंग में दिमाग लगाएंगे, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। पिछले हफ्ते जो हमारे जो टॉप पिक्स जो थे ऑलरेडी एक महीने से हमारे टॉप पिक सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते मतलब इस हफ्ते जो परफॉर्म किया है वो हमारा 5 स्टार ट्रेड जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस हफ्ते महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले हफ्ते का क्लोजिंग था 950 के करीबन और इस हफ्ते का हाई जो बना है वो है 1060। तो 110 रुपए की तेजी, मतलब ऑलमोस्ट 11-12% की ऑलरेडी मूव आ चुका है उसमें। और अब ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर्स में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। कॉशियस मतलब उसमें कोई गिरावट बहुत भारी गिरावट आ जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर में अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमने ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स में से बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर दिया है और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ऑटो सेक्टर्स में आप भी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। हो सकता है कि निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट के चलते हमें ऑटो सेक्टर्स वापस से नीचे के भाव में वापस से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिले। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है और स्टॉप लॉस अगर किसी को ट्रेल करना है तो अब ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 960 के करीबन। 960 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक उसका ओवरऑल लॉन्गर जो व्यू है हमारा 1100 1200 1300 का वो लॉन्गर व्यू इंटैक्ट रहेगा। और यदि अगर डीप में या ये सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे आप लोग बाय कर सकते हो। सेकंड जो था हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर्स में इस हफ्ते कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई है, वही रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सेम एज अशोक लेलैंड। यहाँ पे अशोक लेलैंड का चार्ट में ओपन कर देता हूं। तो अशोक लेलैंड में भी 2 हफ्ते से वही रेंज में वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अशोक लेलैंड में और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब तक अशोक लेलैंड अगर 137 के नीचे अगर जिस दिन क्लोज आ जाता है उस दिन हमें वहां से एग्जिट हो जाना है। 100% प्रॉफिट बुक करके अशोक लेलैंड में से हमको ऑलरेडी एग्जिट कर देना है अगर ये 137 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो। हमने ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर दिया है। सो आप लोग भी आपका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट वीक के लिए जो सेक्टर्स जो लग रहे हैं या जो स्टॉक्स जो लग रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पहले हम लोग वीक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे वीक सेक्टर जो लग रहा है वो है फार्मा। तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा का इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं। सो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स जो है वो काफी हद तक वीक है। डेली आरएसआई उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, बिलो 40 है। वीकली आरएसआई बिलो 40 है और ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जहां पे इस लेवल से भी फार्मा सेक्टर कभी भी यहाँ पे और करेक्शंस आना बाकी है ऐसा लग रहा है। सो फार्मा सेक्टर्स में बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। सेकंड जो सेक्टर वीक लग रहा है वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल भी हमें वीक लग रहा है। सो निफ्टी मेटल में अगर ये डेली चार्ट अगर आप क्लोजली अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वो क्रॉस नहीं कर रहा है। वहां पे टच करके ये आज वापस से रिवर्स आया है। तो निफ्टी मेटल भी वीक है। सेक्टर सारे न्यूट्रल जोन में अब आ रहे हैं।
एक हफ्ते पहले मार्केट सेटल हुआ, पिछले हफ्ते मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आया और इस हफ्ते मार्केट ने कंसोलिडेट किया। लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 650 660 का, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे रहा है और शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो है 16,400 का। सो सेक्टर सारे न्यूट्रल जोन में लग रहे हैं। हम लोग निफ्टी ऑटो का इंडेक्स भी एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट हफ्ते हमें ऑटो इंडेक्स कैसा लग रहा है। तो ऑटो इंडेक्स में क्लियरली जैसे मैंने बोला आपको कि एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है, हमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि डेली चार्ट में आरएसआई जो अबाउ 60 था वो अभी बिलो 60 ऑलरेडी आ चुका है। सो ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी उसने बता दिया है कि अब मैं बुलिश नहीं हूं, तो एग्रेसिवली ऑटो सेक्टर्स में अभी इस लेवल पे हमें कुछ भी बाइंग पोजीशंस नहीं करना है। तो सेक्टर जो है वो सारे न्यूट्रल जोन में है। एक वैल्यूएशन के बेस के ऊपर या सपोर्ट के बेस के ऊपर पीएसयू सेक्टर्स अच्छा लग रहा है। सो निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स यहां पे ओपन कर देता हूं। सो यहाँ पे पीएसयू बैंक का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आरएसआई बिलो 40 टच करके ये वापस से आया है और यहाँ पे जो सपोर्ट है उसका 2400 पे, निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी चल रहा है 2580 और उसका जो सपोर्ट है वो 2400 पे। अगर ये सपोर्ट लेके अगर यहां से ऊपर जाता है तो पीएसयू बैंक में अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पीएसयू बैंक में लाइन चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्स्टेंटली हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन ऑलरेडी बना हुआ है। सो पीएसयू बैंक में हमें ध्यान रख सकते हैं, वो भी अगर वो सपोर्ट लेता है और ब्रॉडर मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करता है तो पीएसयू बैंक में उछाल आएगा। सो मंडे को ऐसा नहीं है कि निफ्टी नीचे है, सारा मार्केट नीचे है और आप लोग पीएसयू बैंक में बाइंग करो, नहीं। अगर वो सपोर्ट लेके अगर ऊपर सस्टेन होता है तो ही हमें उसमें एंट्री करना है, अदरवाइज उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं जो स्टॉक्स जो स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स हमें जो स्ट्रांग लग रहा था अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो ऑटो सेक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए अवॉइड करेंगे। स्टॉक्स जो स्ट्रांग लग रहे हैं वो है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये स्टॉक्स हमें स्ट्रांग लग रहा है, जिसकी डेली आरएसआई हमें सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वीकली आरएसआई हमें सपोर्ट कर रहा है और ऑलरेडी 1600 के लेवल पे जो हमारा जो मास्टर सेटअप जो स्क्वीज सेटअप है उसका जो स्क्वीज जब फायर हुई थी उसके बाद में आज 1900 पे है, तो 300 रुपया ऑलरेडी बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स इस भाव में भी जहां भी डीप मिलता है वहां पे बाइंग रिकमेंडेशंस मेरा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। वो छोड़ के सिटी यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है, सीयूबी। सिटी यूनियन बैंक में यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट आया हुआ है ऑलरेडी। सो सिटी यूनियन बैंक में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। डेली आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 आ चुके हैं, सो डेली आरएसआई स्ट्रांग है। वीकली आरएसआई में अभी उभर के आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल ब्रेकआउट पे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा सिटी यूनियन बैंक में, क्योंकि 143 का रेट है और उसका अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो 136 137 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो उसमें एक अच्छा रनअप मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड ऑलरेडी मैंने बात कर दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हल्का सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस के लेवल पे है। सो वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। वीकली चार्ट के ऊपर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक्स हैं। आरएसआई उसकी 60 के ऊपर है। सो यहाँ पे अगर ये 190 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग डेली चार्ट की अगर बात करेंगे सो
डेली चार्ट पे भी RSI अबाउट 60 होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये नए स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। वो छोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इस हफ्ते परफॉर्म किया है, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वीकली चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है और वीकली चार्ट RSI जो है वो एग्जैक्ट 60 के लेवल पे है। तो RSI जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री हमें 52 वीक्स नए हाईज देखने को मिलेंगे। हो सकता है 2900, 3000, 3100 का लेवल भी आने वाले दिनों में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिले। सो वो छोड़ के MRF का स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। MRF की स्टॉक की प्राइस काफी ज्यादा है, उसकी स्टॉक की प्राइस है 76,000। सो MRF का स्टॉक्स ऑलरेडी जो उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रॉस किया है। वीकली RSI उसने 60 को क्रॉस किया है। डेली RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन हुई है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज को स्टॉक होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को उसने ऑलरेडी एक बार क्रॉस किया है। अगर ये क्रॉस होता है तो हमें 81,000 शॉर्ट टर्म में MRF का स्टॉक की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। सो ये है आज के हमारे टॉप पिक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। अमर राजा बैटरीज, ओके। सो अमर राजा का हम लोग चार्ट ओपन कर देते हैं। अमर राजा बैटरीज, सो अमर राजा बैटरीज में पहले हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट काफी बेरिश है। RSI बिलो 40 सस्टेन है। प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो रहा है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की अगर बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर भी ये स्टॉक वीक लग रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वो क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अमर राजा बैटरीज में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक ये लोअर हाइज लोअर लोज और हायर हाइज फॉर्मेशन अगर नहीं बनता है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। अमर राजा बैटरीज अगर 527, 530 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर उसमें आप लोग बाय कर सकते हो। लेकिन जब तक ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है। सो नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट। सो दीपक नाइट्राइट का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। सो आई गेस दीपक नाइट्राइट में भी हमें सेम व्यू मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट बिलो 40 नहीं जा रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी हमको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ हम अभी हमको नजर नहीं आ रही है उसमें। दीपक नाइट्राइट में 2050 2050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में बाय कर सकते हो, लेकिन तब तक वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि कल आई थिंक कुछ तो न्यूज भी आई थी, फायर भी हुआ है उनके प्लांट में, कुछ तो फायर भी हुए हैं। सो दीपक नाइट्रेट में 2050 का लेवल है, उसके ऊपर हमको बाय कर सकते हैं। सो अमर राजा बैटरीज में अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करें या सेल करें। सो वापस से एक बार देख लेते हैं, अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। सो और भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो अगर 494 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसमें से एक बार स्टॉप लॉस लगा के उसको एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस को फॉलो करना। हालांकि सारे इंडिकेटर्स को हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारी स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ऑलरेडी हमारी एक आने वाले नेक्स्ट वीक में एक बैच भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का। जो फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा कोर्स है वो भी ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है। सो बेसिक चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है और उसको फॉलो करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर किया है तो वो आपको पता है कि कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है,
कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारा कुछ आपको पता है। लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो आप लोगों को वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना पड़ेगा। वो टेक्निकल एनालिसिस की जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट उतनी तो आपको सीखनी पड़ेगी। ब्लाइंडली ट्रेड मत करो। सो प्रियंका मैम, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करो। उसके बाद में कोटक बैंक। सो कोटक बैंक जो हमारा पिछला जो व्यू था बिल्कुल उस हिसाब से चला नहीं है। सो कोटक बैंक में डेली चार्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पिछले वीक जो आरएसआई जो हमें सपोर्ट कर रहा था, इस वीक आरएसआई वापस से बिलो 60 आ गया है, तो वापस से वो कंसोलिडेशन जोन में जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी तक उसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, अभी भी वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो कोटक बैंक अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर वहां पे आप लोगों का अगर बाइंग पोजीशन है तो एग्जिट कर लो। अगर कुछ भी पोजीशन नहीं है तो वेट एंड वॉच करो। जैसे ही आरएसआई अबाउ 60 निकलता है वहां पे वापस से बाइंग इनिशिएट कर लो। बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जी बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता देता हूं। सो बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सपोर्ट पे अगर बाय करना है तो पीएसयू सेक्टर्स अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी मैंने पीएसयू बैंक का इंडेक्स का चार्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, उसकी डिटेल बात कर ली है मैंने। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे सो बैंक निफ्टी में उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब तक बैंक निफ्टी 36,000 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें कुछ भी बाय नहीं करना है बैंकिंग में। और उसका जो नियर टर्म जो सपोर्ट है तो उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में नियर टर्म सपोर्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सो ये है नियर टर्म सपोर्ट जो आ रहा है 34,750 800 के करीबन। सो निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है 16,400। बैंक निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है 34,750 800 का लेवल है। सो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि ये लेवल पे वो कंसोलिडेट करें, लेकिन जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हो। एलआईसी होल्ड या सेल। सो अगर आप लोगों को एलआईसी के शेयर्स अगर अलॉटमेंट हुआ है तो एलआईसी का मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, हालांकि मैं कोई फंडामेंटल मेरा कोर नहीं है, फिर भी मेरे को जितना नॉलेज है उतना मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी के शेयर्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। अगर कोई ट्रेडर है या जिसको शॉर्ट टर्म उसमें ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि एलआईसी का जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, उसके अभी तक चार्ट भी नहीं बने हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बिल्कुल मैं एडवाइस करूंगा कि एलआईसी में आप लोग इन्वेस्टमेंट बने रहो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है एलआईसी में। आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अदरवाइज आईटी सेक्टर जो वीक लग रहा था वो अभी वीक में से न्यूट्रल जोन में ऑलरेडी आ चुका है आईटी सेक्टर। यहाँ पे डेली अगर आरएसआई की बात करेंगे तो ऑलरेडी बिटवीन 40-60 आरएसआई है। 20 पीरियड 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आईटी सेक्टर्स ने क्लोज दिया है, तो वहां पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव साइन है। हालांकि स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन अभी जो वीकनेस थी वो खत्म हो चुकी है। अब हो सकता है कि अगर नीचे भी आएगा तो वो मार्केट के साथ आएगा, लेकिन अभी डाउन साइड में मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा आईटी सेक्टर्स में अब नहीं लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट भी अभी धीरे धीरे संभल रहा है ऐसा लग रहा है। आरएसआई ने भी यू टर्न मारा है, हालांकि बिलो 40 है लेकिन ये वीकली चार्ट है तो उसको टाइम भी लगेगा अबव 40 आने के लिए, और एक हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा। सो आईटी सेक्टर्स में मेरे को ये लग रहा है कि अभी हम लोग न्यूट्रल जोन में आ चुके हैं। अब ज्यादा एग्रेसिवली बैरिश होने का मतलब नहीं है आईटी में। हम लोग पिछले 1-2 महीने से बैरिश थे लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब हम लोग कंसोलिडेशन जोन में आ गए हैं। ओएनजीसी। सो देख लेते हैं पीएसयू सेक्टर्स में ओएनजीसी कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो ओएनजीसी में भी वेट एंड वॉच करना है। ओएनजीसी में भी कोई दम नहीं लग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे स्टॉक कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है।
जिस दिन 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वो होल्ड करेगा, RSI जब अबाउट 50 आएगा, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कि वहां पे बाय करना है या नहीं करना है। नियर टर्म उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 163 164 का। अदरवाइज ONGC में भी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं लग रही है। सो आई गेस सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आई गेस सेक्टर सारे कवर हो चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग काफी बहुत ही क्लियर है, हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन से सेक्टर्स में अभी ध्यान रखना नहीं है। अभी जो स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं उस पे ध्यान रखना है। GNFC का एक क्वेश्चंस आया है, वो क्विकली ये लास्ट क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। सो GNFC का स्टॉक्स ओवरऑल मेरे को वीकली चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है। और वो क्यों लग रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर GNFC में ऑलरेडी कप पैटर्न बना हुआ है, जो उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है 550 के ऊपर। 550 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद वो स्टॉक्स 900 तक गया था, और उसके बाद में वापस से ये लेवल को ये होल्ड कर रहा है। 550 600 का लो बना के, 570 का आई गेस लो बना के ये वापस से 660 के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर है। सो GNFC लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। सो GNFC में मेरे को ऐसा लग रहा है अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। डीप में जहां भी मिलता है वहां पे बाय करो। हायर लेवल पे हो सकता है कि ये वापस से यहाँ पे अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये वापस से आपको 610 620 के करीबन GNFC आपको वापस से मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच करिए। या तो अगर वो करेक्शन नहीं आता है और 690 700 अगर क्रॉस होता है तो फिर वहां पे वो मोमेंटम में आप लोग बाय कर सकते हो। तो मोमेंटम में जब भी आप लोग बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो इंस्टेंट मिलेगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक्स मोमेंटम में नहीं है। जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में, जो भी स्टॉक्स रहते हैं, अगर उसमें आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट जो है वो तुरंत मिलता है। अगर कोई स्टॉक्स मोमेंटम नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर मोमेंटम में बाय करना है तो 690 700 के ऊपर बाय करो। अदरवाइज अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो 610 या 620 के आसपास अगर ये स्टॉक्स अगर मिलता है तो वहां पे आप बाय करो। और अल्टीमेट जो फाइनल जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 550 का रहेगा GNFC के लिए। राइट, सो आई गेस ऑल क्लियर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे, सेक्टर आउटलुक के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ऑलरेडी हमारी फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।